नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार भारतीय एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। हमारा चल रहा था 10th क्लास का एसएस और उसमें हिस्ट्री का पोर्शन हम पढ़ रहे थे। आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ज्योग्राफी के पोर्शन से एक स्टार्ट कर देते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन को, और उसमें हम देखते हैं। तो पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है जल संसाधन। ठीक है, तो जल संसाधन क्या होता है, आइए तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक होगा जल संसाधन। जल संसाधन को समझने के लिए देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी पर जल जो है वो कितना है और किस किस प्रकार से बटा हुआ है, और हमारे उपयोग यानी इंसान के उपयोग करने के लिए कितने प्रतिशत जल यहाँ पर उपलब्ध होता है पृथ्वी पर। तो ये देखते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के 71%, ठीक है, 71% भाग पर हमारा जल है, जो महासागरों के रूप में, नदियों, झीलों, तालाबों के रूप में फैला हुआ है, और 29% क्षेत्रफल स्थल है। ठीक है, स्थल यानी महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, हमको देखिए जल संसाधन हमारा टॉपिक है तो हम इसको तो छेड़ेंगे नहीं। इसको देखते हैं, 71% जल को भी 2 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक भाग होगा, ये कहलाएगा खारा जल, और एक कहलाएगा मीठा जल। खारा जल जो है वो 71% का 97% है, यानी अब जब हम 71% का 97% निकालेंगे तो वो खारा जल होगा, और मात्र 3% मीठा जल है। ठीक है, तो खारा जल तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, तो कहां पाया जाएगा? महासागरों में। उसके बाद हमारे काम का जल यह है। अब इस 3% को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से, इसमें से 69% यानी 69% जल जो है वो हिम के रूप में है। हिम यानी बर्फ के रूप में स्थित है। ठीक है, तो उसका उपयोग भी हम नहीं करते हैं सीधे। उसके बाद 30% जो जल है, इस 3% का 30% जल जो है वो जो है हमारा भूमिगत जल के रूप में। भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत यानी भूमि के अंदर स्थित जल है, जो 30% है इस 3% का। उसके बाद ये देखिए, भूमिगत जल जो है जैसे कुओं में, नलकूपों में हमको मिलता है। उसके बाद देखते हैं, जो मात्र 1% बचा हुआ जल है वो सतही जल कहलाता है। सतही जल का मतलब सतह पर स्थित जल। ठीक है, सतह पर स्थित जल, जैसे इसमें आते हैं आपके आ जाएंगे झीलें, नदियां, तालाब,
ठीक है, बावड़ी वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये जो जल है सतही जल नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, सागरों के रूप में हमको उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि जल संसाधन जो है पृथ्वी पर किस प्रकार से बटा हुआ है। तो यहाँ इसको देखने के बाद हमारा जो अगला पॉइंट इसमें आता है वो है जल प्रबंधन। ये हमारा 10th क्लास की एसएस का 8वां लेसन है, यानी यहां मैं लिख देता हूं अध्याय 8, अध्याय 8, ठीक है, उसका पाठ चल रहा है। और यहां पर जल प्रबंधन हम देखेंगे। तो जल प्रबंधन कैसे करते हैं, देखिए ज्यादातर नदियों का जल जो है किसी ना किसी मार्ग से होते हुए सागरों तक पहुंच जाता है। वर्षा का जल भी, जो भी बारिश होती है उस वर्षा का जल नदियों में मिलता है और नदियों का जल सागरों में मिल जाता है और सागरों में जाने के बाद वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वेस्ट जल को उपयोगी बनाने के लिए, उपयोग में लेने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। तो बहुउद्देशीय परियोजना यहां से हम पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना है कि एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति, ठीक है, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब ये उद्देश्य कौन कौन से होंगे, जैसे सिंचाई का उद्देश्य भी उसी से पूरा होगा, पेयजल का उद्देश्य उसी से पूरा होगा, और विद्युत का यानी जल विद्युत जो बनाई जाएगी, मत्स्य पालन भी उसमें किया जाता है। उसके बाद पर्यटन के हिसाब से भी वो महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो पर्यावरण संरक्षण है वो भी इसी के द्वारा होता है, इस योजना के द्वारा हो जाता है। तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को एक ही योजना के द्वारा पूरा किया जाता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोल देते हैं। अब आगे देखिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दो भागों में बांटा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दो भागों में बांटा जाता है। यहां पर देखिए, एक तो होगी राज्य द्वारा और एक केंद्र द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो परियोजनाएं हैं, और दूसरी है राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित परियोजना। केंद्र सरकार के द्वारा देखिए, जैसे हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना उड़ीसा में, ये सतलज नदी पर पंजाब में बांध बनाए गए हैं। उसके बाद हीराकुंड परियोजना, फिर ये है हीराकुंड परियोजना है। उसके बाद रिहंद परियोजना है। उसके अलावा कोसी परियोजना है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जाने वाली परियोजनाएं हैं वो ये परियोजनाएं हैं, ठीक है।
अब इसमें और भी आता है, जैसे टिहरी परियोजना है, ठीक है। अब इसमें देखिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई परियोजनाएं कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं चंबल परियोजना, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। उसके बाद बीसलपुर परियोजना, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उनको केंद्र संचालित करता है। जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है उनको राज्य सरकारें संचालित करती हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं भाखला नांगल परियोजना, ठीक है। आपके इसमें अध्याय में आप पढ़ेंगे भाखला नांगल, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना भी आप पढ़ने वाले हैं, और चंबल, माही, बीसलपुर और इंदिरा गांधी परियोजना। तो राज्य सरकारों में ये पढ़ेंगे और केंद्र सरकारों में हम ये 3 परियोजनाएं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाखला नांगल परियोजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां पर स्थित है, किस प्रकार से इसमें बांध बनाए गए हैं, क्या उद्देश्य हैं इसके। तो यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में कुछ जानेंगे हम और अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर मैं मैप बना देता हूं इंडिया का एक। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहां या किस प्रकार से जो है भाखला नांगल परियोजना स्थित है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा सा हो गया था। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं तो ये वाला हमारा राजस्थान, यहां पर ये पंजाब और ये वाला भाग हरियाणा, और यहां पर देखते हैं ये हमारा है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां पर एक झील है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, और यहां पर झील का नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। ठीक है, यहां से निकलती है और इस प्रकार से बहती हुई यहां सिंधु नदी में मिल जाती है।
ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी में मिल जाती है, और ये नदी है सतलज। ठीक है। अब देखिए इसमें तो हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इस प्रकार से संचालित की जाती है। यहाँ पर हम अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ इसका होगा 1948 में प्रारंभ होकर 1963 में ये योजना पूरी होती है। नदी की बात करें तो ये योजना परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है, और इसमें सतलज नदी पर पंजाब में, देखिए ये वाला भाग है पंजाब का, तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध बनाया गया है। इसी के बाद 13 किलोमीटर नीचे एक दूसरा बांध बनाया गया है जिसका नाम है नांगल बांध। नांगल बांध। इन दोनों बांधों के बीच में जो दूरी है वो है 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर नीचे दूसरा बांध बनाया गया है। तो इसमें देखिए भाखड़ा बांध जो है उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई होगी 518 मीटर, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होगी इसकी 226 मीटर। ठीक है, 226 मीटर इसकी चौड़ाई है, और सॉरी ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई। अब ऊंचाई के हिसाब से देखें तो यह है विश्व का, ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। ठीक है, तो भाखड़ा बांध यहाँ पर हो गया। इस बांध को देखिए, सतलज नदी जो है बहुत बड़ी नदी है, और इसमें वर्षा काल में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, और उस पानी को, अतिरिक्त पानी को संचित करने के लिए यहाँ पर दूसरा बांध 13 किलोमीटर नीचे ढलान की साइड 13 किलोमीटर नीचे दूसरा बांध बनाया गया है जिसका नाम है नांगल बांध। पंजाब में ये दो बांध बनाए गए हैं, पंजाब के अंबाला जिले में है। अब यहाँ पर ये वाला भाग है, सिंधु नदी यहाँ आकर अरब सागर में मिल जाती है, ये अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर में मिल जाती है। अब इसके उद्देश्य देखिए, क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए संयुक्त परियोजना, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो पंजाब है, एक हरियाणा है, और एक राजस्थान है। तो यहां से आप लगा सकते हो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो संयुक्त परियोजना किसकी है? ये संयुक्त परियोजना किन किन राज्यों की है? यहां मैं लिख दूं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। उसके बाद अब देखिए, जैसे मैं एक बांध बना के आपको बता रहा हूं, ठीक है, और ये इसमें पानी भरा हुआ है पीछे, ये भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध। इसमें जो ये पानी है इस प्रकार से चलता है। अब इस बांध के पीछे की साइड एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। ठीक है, यहां पर इकट्ठा होता है, उसके बाद नीचे गिराया जाता है। और इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य देखिए, उद्देश्य हम देख लेते हैं।
तो इसका उद्देश्य क्या होगा? सिंचाई, सिंचाई के काम में आता है ये जल। उसके बाद पेयजल के काम में भी आता है, और उसके बाद जल विद्युत बनाने में भी ये काम आता है। अब देखिए, इसमें कुछ नहरें निकाली गई हैं इस बांध से, और कुछ जल विद्युत गृह। तो नहरों में देखेंगे हम, नहर कौन कौन सी निकाली गई हैं। तो नहरों में देखते हैं, एक तो है सरहिंद नहर, इस परियोजना से निकाली गई है सरहिंद नहर। दूसरी है बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहर। और एक है नरवाना नहर, नरवाना नहर। 3 नहरें हैं। उसके बाद एक भाखड़ा नहर भी है, एक नांगल नहर भी है। तो ये नहरें हैं, और जल विद्युत बनाने के लिए कुछ विद्युत गृह भी इसमें स्थापित किए गए हैं। जैसे आपके विद्युत गृह कौन कौन से? 3 विद्युत गृह इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे गंगवाल जल विद्युत गृह, ठीक है, कोटला जल विद्युत गृह, और एक है आपका रूपनगर जल विद्युत गृह। तो 3 विद्युत गृह इसमें बनाए गए हैं, 3 नहरें हैं, और एक भाखला नहर, एक नांगल नहर, ये नहर बनाई गई है। तो ये आपका भाखड़ा नांगल परियोजना आपकी होती है पूर्ण। ठीक है, तो आज ये इतना ही। अगले उसमें हम देखेंगे, वीडियो में देखने वाले हैं कि दामोदर परियोजना, उसके बाद हीराकुंड परियोजना, फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, और अगर और कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और कोई परेशानी हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि भाई ये टॉपिक पहले करवाइए, तो हम वो टॉपिक करवा देंगे पहले, क्योंकि अब एग्जाम आपके ज़्यादा दिन नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप जो भी समस्याएं हैं वो लिखकर आप भेज दीजिए, हम उसको देखेंगे। धन्यवाद।